आज हम लोग क्लास 7 का लेसन 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे, जो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दिल्ली में क्या क्या परिवर्तन आया था और दिल्ली किस प्रकार आगे बढ़ती चली गई, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा दिल्ली में कितने राजा लोग आए, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला आपका आता है, दिल्ली जो है महत्वपूर्ण शहर कब बना था। तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बन गया था। 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान या चहमान के नाम से भी जाना जाता है, जिसने परास्त कर दिया। तो एक चीज ये भी आ सकता है कि दिल्ली में पहले किसका शासन आया है, मेनली जो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं वो तोमर का आया है, ठीक है। उसके बाद कौन आ गए, चौहान आ गए। उसके बाद आपका गुलाम वंश आया। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा तोमर और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली जो है वाणिज्य वाणिज्य मतलब व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, और इसमें बहुत सारे जैन व्यापारी रहते थे। और व्यापारी है तो नॉर्मल सा बात है, व्यापार ज्यादा करेंगे। अब कहा जा रहा है, जिन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया। इन्होंने क्या किया था, अनेक तरह के मंदिरों का भी निर्माण कराया। यहाँ पर देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के डाले जाते थे। यानी अगर पूछा जाए दिल्ली में कौन से सिक्के डाले जाते थे, तो देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले जाते थे, मतलब बनाए जाते थे। अब आता है 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 13वीं सदी के आरंभ में। अब आता है इसके अलावा दिल्ली सल्तनत बना कब, तो इसको लेकर के मेनली 5 राजवंश आए जो अस्तित्व में आए थे। इन सभी इलाकों को हम किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दिल्ली के नाम से। दिल्ली में कई सारे नगर भी बसाए गए, जैसे नगर का नाम है दिल्ली, एकोना, सीरी और जहापना। कुछ कुछ नगर भी बसाए गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ मैप में भी दिखाया गया है, दिल्ली, एकोना, तुगलकाबाद, कुतुब मीनार यहाँ बनाया गया है, हौज सुल्तानी, आदिलबाद, ये सब आपका बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है दिल्ली के शासक। देखो प्रारंभ में यहाँ पर दिया हुआ है, पहले राजपूत का वंश था, जिसमें तोमर पहले आते हैं। तोमर में कौन आता है, राजा अनंगपाल की चर्चा है, जिन्होंने 1130 से लेकर के 1145 तक शासन किया। उसके बाद कौन आ गए, तो चौहान वंश आए। कौन आए, चौहान वंश। चौहान वंश में भी बहुत सारे राजा हुए होंगे, लेकिन यहाँ देखो 1165 से 1192 दिया है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का नाम दे रहा है, इसके पहले राजा का नाम नहीं दिया है। तो ऐसे राजा जो महत्वपूर्ण हुए थे उन्हीं का नाम दिया जाता है। बाकी चूंकि याद करेंगे तो भाई बहुत बड़ा इतिहास है, उतना बड़ा इतिहास तो याद कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट राजा हुए उनका नाम दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक युद्ध किए, सॉरी शासन किए। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए एक मोहम्मद गौरी आया था। उसके साथ जो लड़ाई हुई, उसकी लड़ाई को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। अब नॉर्मल सा बात है, मोहम्मद गौरी जब जीत गया तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, और हालांकि बाद में पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बांध चला करके मोहम्मद गौरी को मार दिया था। लेकिन उसके बाद इसी के राजकवि और दोस्त चंद्र बदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्र बदाई को। हालांकि ये एक आपसी प्रेम से एक दूसरे को इन्होंने मारा था, क्योंकि इनको पता था कि बाद में मोहम्मद गौरी के सैनिक क्या करेंगे, इन्हें जीने नहीं देंगे, बहुत तरह तरह का कष्ट देंगे, इसलिए इन लोगों ने शहीद हो गए, ये लोग कह सकते हैं। इसके बाद आता है, उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने के बाद जो है आपका, इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक। यह वहां का शासक बन गया, कहाँ का, दिल्ली का। 1206 से लेकर के 1210 तक 4 साल इसने शासन किया। उसके बाद इल्तुमिश शासक बना। इल्तुमिश 1210 से 1236 तक शासन किया, लगभग 26 साल। इल्तुमिश का बेटा जो है कोई अच्छा नहीं था, मतलब योग्य शासक नहीं था, तो उसकी बेटी जो है बहुत योग्य थी, तो बेटी ही जो है वहां की शासिका बन गई। कहाँ की, दिल्ली की। बेटी का नाम क्या है, रजिया सुल्तान नाम है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है किसी एक लड़की को महिला शासिका के रूप में नहीं देखना चाहते थे। फलस्वरूप इसका विरोध भी बहुत हो रहा था, और आगे चल करके कैथल में इसकी हत्या 4 साल के बाद कर दी गई। कब, 1240 में। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन राजा बना। नहीं, देखिए इसके बाद गयासुद्दीन बलबन नहीं बना है, 1240 में इसका डेथ हुआ। यहाँ 1266 फिर दे रहा है, मतलब बीच में और छोटे छोटे राजा हुए, लेकिन वे लोग आपस में लड़ते कटते रहे, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए उसका नाम हटा दिया है, किताब में डाला ही नहीं। उसके बाद आ रहा है गयासुद्दीन बलबन का नाम, 1266 से 1287 तक। उसके बाद देखिए
3 साल फिर देखिए कुछ हुआ होगा बीच में, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जाता है, क्योंकि बोला इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम याद रखना है हमको। जलालुद्दीन खिलजी का शासन हुआ 1290 से 96। फिर इसका बेटा है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। और इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 400 प्रकार के टैक्स लगाए। आप लोग का बीए का भी एक क्वेश्चन भी बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति का वर्णन करें। बहुत बड़ा है, पढ़ लीजिएगा, पक्का आता है एग्जाम में, गारंटी है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति, लेकिन बहुत विस्तृत है आपका। और अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने घोड़ा को दागने की प्रथा आरंभ की थी। यह क्या किया था, घोड़ा को दागने का प्रथा आरंभ किया था। इसके बाद देखिए आपका फिर आपका 4 साल बीच में गैपिंग है और तुगलक वंश की शुरुआत हो गई। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इसके बाद देखिए सैयद वंश आया। सैयद वंश के राजा का नाम क्या है, खरीज खान। ये 1414 से 1421 तक शासन किया। फिर इसका भी कुछ बेटा लोग हुआ होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं दिया गया। फिर आया लोधी वंश का बहलोल लोधी 1451 से 1489। इसके बाद आया था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 में फरगना के शासक बाबर ने पराजित कर दिया और उसके बाद मुगल वंश की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। देखो इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खरीज खान ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 400 प्रकार के टैक्स का प्रारंभ किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब आता है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास में क्या है, तारीख और तवारीख। ये सुल्तान के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी में लिखी गई थी। तारीख एक वचन शब्द है, ये पूछा है सीटेट का एग्जाम में कि तारीख कौन सा शब्द है, एक वचन है, और तवारीख क्या है, बहुवचन है। उस वक्त प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी थी, ध्यान रखिएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बस वही बता रहा हूँ। अब देखिए अभी जस्ट बताएं, इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान 1236 में बैठी थी और 1240 में उसे हटा दिया गया था। और देखो उसका मेन कारण क्या था, वो लड़की थी, इसी कारण से लोग उसको माना नहीं जा रहा था कि भाई इसे रानी के तौर पर बैठाया जाना चाहिए, राजा के तौर पर। ड्रेस बहुत पसंद है ना। हाँ चोगा, वो जो पहन के आती थी वो चोगा पहन के आती थी, और काबा लोहे का कुर्ता, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह क्या है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। और लेकिन देखो हर जगह ऐसा नहीं था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। वो रुद्रदेव लिखवाती थी। आप लोग इसका मूवी भी है, देख सकते हैं रुद्रमा देवी का। एक और महिला शासिका थी जिसका नाम है कश्मीर की रानी दिद्दा। यह नाम भी दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी के लिए यह निमंत्रण दिया होगा, सॉरी ये संबोधन दिया होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि रानी लोग शासन कर रही थी, वो पुरुष बन के शासन कर रही थी, जैसे रुद्रमा देवी। बहुत अच्छी फिल्म है, आप देख भी सकते हैं। अब आता है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा। और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और ये जो है पूरी तरह से मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, ठीक है। तो इसी को गुलाम कहा जाता है। और देखिए इसमें बताया गया है, बेटों से भी बढ़कर लोग गुलाम को मानते थे। सुल्तान को ये सलाह दी जाती थी कि भाई गुलाम सबसे ज्यादा होता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं, वो जो एक मूवी था बाहुबली, उसमें उसका जो सेनापति था वो गुलाम ही था, कटप्पा। जो एक क्वेश्चन भी बना था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कि कटप्पा का नियम क्या था, कटप्पा के पूर्वजों ने शपथ ली थी, जो भी इस राजगद्दी पर बैठेगा मैं उसका क्या होऊंगा, गुलाम रहूंगा, और वो मुझे जो भी आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा, ठीक है। सो रहे हो मध्यकाल का प्रारंभ, चलिए ठीक है। अब देखो राजा लोग जो है थोड़ा सा बेगरिया भी करता था। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई और मनका तब्बाक नामक बावर्ची को भी, लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को भी
ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था, जिसके कारण मोहम्मद तुगलक को लोग एकदम क्या बोले, एकदम सनकी वो लगता था कि कोई काम का नहीं है, एकदम अविवेकी आदमी है। भला शराब बनाने वाला को कौन ऊंचा पद देता है, नाई को कौन ऊंचा पद देता है, और बावर्ची को कौन ऊंचा पद देता है। तो इसको थोड़ा सा पागल भी कहा जाता है सुल्तान मोहम्मद तुगलक को। इसका विवेक का नाश हो गया था। लेकिन आपको याद, हाँ सर, जो बोला कि दौलताबाद से राजधानी परिवर्तित कर दिया था जो ना। बिल्कुल। इसमें देखिए आपको आगरा चल गया था दिल्ली से। मेनली जो याद करना है, अजीज खुमार नामक कलाल मोहम्मद तुगलक के टाइम में था। ये शराब बनाने और बेचने वाला। ऐसे पूछ देगा कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किस नाई को ऊंचे पद पर आसीन किया था। तो नाई का नाम क्या है, फिरोज हज्जाम। बावर्ची का नाम क्या है, मनका तब्बाग। और लड्ढा और पीरा नामक माली को भी ऊंचे पद पर बैठा दिया था। 14वीं सदी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने बोला था कि सुल्तान का विवेक का क्या हो गया, नाश हो गया है, बर्बाद आदमी है ये। अब आता है खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में भी नियुक्त किया था। ये इलाके क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे।